नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास जो है आगरा के ताजमहल से जुड़ी हुई क्लास है बच्चों। और ताजमहल एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, आपकी स्थापत्य कला का एक जो है ऐसा प्रतीक, एक ऐसा प्रतिबिंब है जो कहीं न कहीं विश्व परिदृश्य पर आज भी भारत की गरिमा को कहीं न कहीं ऊंचा करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आज एक ऐसी कला का अध्ययन हम करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है कि भारतीय स्थापत्य कला में कई नामों से संबोधित किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ताजमहल अपने आप में एक अलग प्रतिछाया है कला की, एक अलग प्रतिबिंब है कला का। तो ताजमहल इम्पोर्टेंट भी है। ये वर्तमान परिदृश्य में क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जैसे अभी तक हमारे दिमाग में कहीं न कहीं ताजमहल की सुंदरता को लेकर एक भाव पैदा होता है, या कभी कभी ये भी विचार पैदा होता है कि एक बादशाह के द्वारा ये कहीं न कहीं धन का अपव्यय था। ठीक है, कुछ लोग इस तरह की विचारधारा भी पालते हैं कि क्या ये ताजमहल का जो निर्माण है वो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में क्या धन का अपव्यय था, क्या ये मूर्खतापूर्ण भरा हुआ कार्य था कि राजकोष का इतना बड़ा धन एक ऐसे निर्माण कार्य पर खर्च कर दिया गया जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो क्या ये सच है या गलत है, इसको वर्तमान में हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्या वर्तमान में यह वास्तव में फिजूल खर्ची का एक प्रतिमान है? क्या ये वास्तव में एक बादशाह का मूर्खतापूर्ण भरा कार्य था? ठीक, इसको हम अपनी विदेश नीति से भी जोड़ेंगे, इसको हम अपने पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़कर देखेंगे, और इसको हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपने आर्थिक लाभ का एक माध्यम भी बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए यह आर्थिक लाभ का जरिया कैसे है। ठीक, कैसे हमें जो है एक प्रॉफिट जनरेट करता है ताजमहल। ठीक, तो ताजमहल हर तरह से देखें बच्चों तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में निकल कर आता है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, और आप लोग सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करिए फटाफट जो है। नितिन जी, अंजलि, एलेक्स राज, बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए, हमने इससे पहले जहांगीर के काल में कुछ इमारतें हैं, तो ताजमहल को चूंकि टॉपिक आपका रखा गया है ताजमहल बच्चों, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो है चूंकि शाहजहां से पहले ही आपके जहांगीर हैं, तो जहांगीर के समय की भी महत्वपूर्ण इमारतों की चर्चा हम कर देंगे ताकि आप परिचित हो जाएं। ठीक, लेकिन शाहजहां के ताजमहल को पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं शाहजहां के ताजमहल से। शाहजहां का ताजमहल या आगरा का ताजमहल कहते हैं इसको, आगरा का ताजमहल। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में कुछ ऐसे निर्माण कार्य हुए जहां पर स्त्रियों के द्वारा अपने पतियों के लिए एक बेहतर स्थापत्य कला बनाई गई। जैसे हुमायूं के मकबरे को देख लीजिए, तो वहां पर एक महबूबाना पेशकश कहा गया हुमायूं के मकबरे को। वहां पर उनकी पत्नी ने उस मकबरे का निर्माण करवाया था, और यहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां जो है अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, यानी जिनको आप मुमताज महल कहते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रतिम, एक ऐसा निर्माण कार्य किया जो आज कहीं न कहीं विश्व स्तर पर कला का एक अपना एक अलग उदाहरण है, विश्व स्तर पर एक कला का प्रतिबिंब है, एक कला का प्रतिमान है। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से यानी अर्जुमंद बानो बेगम से बेहद प्यार करता था। तो आपको ये पता है कि ये ताजमहल कहाँ है बच्चों? आगरा में है। किसने इसको निर्मित किया है? शाहजहां ने निर्मित किया है। किसे इसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। किसके लिए? अपनी पत्नी का, यानी इनकी पत्नी का एक मकबरा है, और इनकी पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम है, जिन्हें आप प्रेम से मुमताज महल कहते हैं, जिन्हें आप प्रेम से क्या कहते हैं?
मुमताज महल। ठीक है, कहा जाता है शाहजहां को मुमताज महल से कुल 14 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें 7 केवल जिंदा थी। और मुमताज महल की मृत्यु जो है अपनी 14वीं संतान के समय ही कहाँ हो जाती है, बुरहानपुर में होती है। एक कहानी के रूप में बच्चों इसको सुनिए। बुरहानपुर ये दक्षिण में पड़ता है, जहाँ पर मुमताज महल यानी इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि सबसे पहले इसी बुरहानपुर में इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल को क्या किया, दफनाया। और यहीं पर इन्होंने इनको क्या किया, दफनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दफनाने के बाद शाहजहां ने क्या किया कि अपनी पत्नी का एक ऐसा मकबरा निर्मित करना चाहता था, एक ऐसा मकबरा निर्मित करना चाहता था जो कला का सबसे सुंदर प्रतिरूप माना जाए, जो कला का सबसे बेहतर प्रतिबिंब माना जाए। और इसके मस्तिष्क में जो संरचना थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो यमुना नदी है बच्चों, ये देखिए जो यमुना नदी है, ये यमुना के 2 तट हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर दफनाने के बाद यह अपनी पत्नी का एक ऐसा मकबरा निर्मित करना चाहता था जो दुनिया का सबसे बेहतर, दुनिया का सबसे सुंदर स्थापत्य कला का क्या हो, प्रतीक हो। कहा जाता है कि यमुना, ये आपकी यमुना बह रही है। शाहजहां की जो मनोकामना थी, जो इसकी इच्छा थी, वह यह थी कि इस तट पर इसकी पत्नी मुमताज महल का मकबरा हो, मुमताज महल का मकबरा हो। इस तट पर वह मुमताज महल का मकबरा बनाना चाहता था, मुमताज महल का मकबरा बनाना चाहता था, जिसे आप क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, जिसे आप बच्चों क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। और दूसरे किनारे पर स्वयं का मकबरा बनाना चाहता था, स्वयं का मकबरा बनाना चाहता था, स्वयं का मकबरा बनाना चाहता था। और कहा जाता है कि इस मकबरे को, अपनी पत्नी के मकबरे को सफ़ेद संगमरमर से पूरी तरह निर्मित किया गया है। इसे सफ़ेद संगमरमर से और इसे काले संगमरमर से, अपने स्वयं के मकबरे को काले संगमरमर से बनाना चाहता था। और दोनों मकबरों को इस यमुना ब्रिज पर, यमुना पर एक पुल बनाकर जोड़ना चाहता था। एक पुल बनाकर दोनों मकबरों के बीच की दूरी को वो घटाना चाहता था। दोनों मकबरों के बीच को, माने दोनों मकबरों को आपस में पुल के द्वारा जोड़ने का क्या था, इच्छुक था। लेकिन दुर्भाग्य था शाहजहां का कि वह केवल अपने कार्यकाल में अपने पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर सका, यानी अपने पत्नी के मकबरे यानी ताजमहल का निर्माण कर पाया। लेकिन दुर्भाग्य ये था, कहा जाता है कि जीवन के अंतिम काल में चूंकि स्वयं इसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। आपको पता है कि शाहजहां के जीवन के अंतिम काल में इनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया बच्चों। तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होने से एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो गई कि स्वयं शाहजहां उस युद्ध में एक मोहरा बनकर रह गया। आप देखें तो औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां को क्या किया, कैद कर दिया। तो इनका जो जीवन का जो अंतिम चरण था वो बहुत ही तकलीफ और कठिनाई से बीता, जिसकी वजह से इनकी यह इच्छा कहीं न कहीं क्या रह गई, अपूर्ण रह गई। और अपने स्वयं के मकबरे को यह नदी के उस पार निर्मित नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप इसी आगरा के ताजमहल के बगल में शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। यानी मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर नदी के इसी किनारे ताजमहल के बगल में बना हुआ है बच्चों। तो ये ताजमहल जो बना, जिसे मुमताज महल यानी इनकी पत्नी का मकबरा जिसे माना गया है, तो मुमताज महल का मकबरा बेहद खूबसूरत है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस ताजमहल के बारे में बहुत सारे तथ्यों की बात की है। जैसे कहा जाता है कि ताजमहल युगल प्रेम का शाश्वत प्रतीक है। ताजमहल को कई नामों से जाना जाता है बच्चों। ताजमहल को किन किन नामों से संबोधित किया गया है? ताजमहल, देखिए ये नाम, ये टाइटल दिए गए हैं ताजमहल को। ताजमहल युगल प्रेम का शाश्वत प्रतीक है। ताजमहल युगल प्रेम का शाश्वत प्रतीक है।
युगल प्रेम का शाश्वत प्रतीक। शाश्वत प्रतीक मतलब होता है जो हमेशा बना रहे, और सच में कहा जाता है कि ये ताजमहल हमेशा कहीं न कहीं क्या है, बना हुआ है। और किस लिए बना है? इसलिए बना है क्योंकि आज की दुनिया में हमारे बीच जो है प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो वो ताजमहल है। आप भी जब अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी से प्रेम को दर्शाते हैं तो उपहार स्वरूप आप क्या देते हैं? ताजमहल देते हैं। तो यह ताजमहल जो है आज की दुनिया में एक प्रेम का प्रतिबिंब बन चुका है। आपका विदेशी जब आपके यहाँ कोई डेलीगेशन आता है, विदेशी डेलीगेशन जब आता है तो वह ताजमहल जरूर जाता है। आपका कोई विदेशी प्रेसिडेंट जब भारत आता है तो अपने पत्नी के साथ कहीं न कहीं जाकर वहां पर एक फोटो खिंचवाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ताजमहल जो है आज के संदर्भ में आपके प्रेम का प्रतीक यानी प्रतिबिंब बन चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ताजमहल युगल प्रेम का शाश्वत प्रतीक है, ये पूरी तरह वर्तमान में क्या है, चरितार्थ है। वर्तमान में ये पूरी तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक। दूसरी बात, इस ताजमहल को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, वफादार आशिक का खिराज। इसे हम वफादार आशिक का खिराज भी कहते हैं। वफादार आशिक का खिराज। वफादार आशिक का खिराज। खिराज माने क्या होता है? खिराज माने पुरस्कार होता है। वफादार यहाँ कौन है? शाहजहां। ठीक है, तो वफादार शाहजहां है। ठीक। और शाहजहां ने अपनी पत्नी को यानी मुमताज महल को इतना बड़ा उनके ऊपर एक मकबरा निर्मित करके उनको क्या दिया? उपहार दिया। खिराज मतलब उपहार। तो इसे हम सामान्य वफादार आशिक का क्या कहते हैं? खिराज भी कहते हैं। इसको वास्तुकार की कला का रत्न भी कहा गया है। इसे हम वास्तुकार की कला का रत्न कहते हैं। इसे हम संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत कहते हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं। इसे हम संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत कहते हैं। संवेदनशील शोक गीत कहते हैं, यानी कहीं न कहीं उसकी मृत्यु के बाद ये बनवाया गया था, तो दुख का प्रतिबिंब भी है। वास्तुकार की कला का रत्न कहा गया है इसे। वास्तुकार की कला का रत्न, यानी कहने का मतलब है कि वास्तुकार के द्वारा यह सबसे सुंदर निर्माण था। कला का रत्न, वास्तुकार की कला का रत्न कहा गया। इतने नामों से ताजमहल को संबोधित किया जाता है। ठीक है, इतने नामों से बच्चों ताजमहल को क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। तो अब हम बात करेंगे ताजमहल के निर्माण की। ठीक है, कि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ और किन किन संरचनाओं पर यह ताजमहल क्या है? निर्भर है। तो इतना आपको पता हो चुका कि ताजमहल किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा यह निर्मित किया गया, यमुना नदी के किनारे आगरा में। इससे 1 मील की दूरी पर क्या है? आगरा का आपका किला है। ठीक। किले में जो मुसम्मन बुर्ज है, उस आगरा के किले में जो मुसम्मन बुर्ज है, उस मुसम्मन बुर्ज से ये आगरा का ताजमहल एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि उस आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी स्वयं शाहजहां ने ही किया था, और वह मुसम्मन बुर्ज शाहजहां ने ताजमहल को निहारने के लिए किया था। अपनी पत्नी के माने अपने प्रेम को अपनी आंखों के सामने हमेशा देखना चाहता था। कहा जाता है जो मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है बच्चों, वो 6 मंजिले का है। उसके ऊपर बैठकर शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल का दीदार किया करता था। लेकिन दुर्भाग्य शाहजहां का था कि उसी मुसम्मन बुर्ज में उनके बेटे औरंगजेब ने उनको क्या किया? दफन कर दिया, यानी उसी में उनको कैद कर दिया था, जहां पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कोई अपनी मौत का मकबरा स्वयं बनाएगा, ये कौन जानता है, लेकिन शाहजहां ने ऐसा किया। तो यहाँ पर हम देखें कि भाई शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कैसे किया, किन किन आधारों पर या किस संरचना पर ताजमहल का निर्माण किया गया। बच्चों अपनी संख्या बच्चों आप लोग थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए जो है। चलिए तो देखिए, ताजमहल की संरचना। ताजमहल की संरचना तो आपको पता है कि ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है।
इसका जो आकार है बच्चों, आकार पूरे ताजमहल का जो है वो आयताकार माना जाता है, इसका आयताकार आकार माना जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है इस ताजमहल का जो योजनाकार है, यानी वास्तुकार जिसे आप कहते हैं, वास्तुकार, वास्तुकार इसका कौन सा है? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये वास्तुकार है। ठीक है, यानी प्रधान मिस्त्री कह सकते हैं, शिल्पकार कह सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया था? इसने योजना बनाई थी। इसने क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। अब देखिए, कहा जाता है कि शाहजहां ने इस ताजमहल के निर्माण के पहले उसने उस्ताद अहमद लाहौरी से इस ताजमहल की संरचना कैसी हो, इसकी योजना, इसकी प्लानिंग कैसी हो, इसका एक संरचना बनवाता है। किसका? लकड़ी का। पहले एक लकड़ी का वो ताजमहल क्या करता है? निर्मित करवाता है। ठीक, किसके द्वारा? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। इसीलिए उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का योजनाकार माना गया है। अब कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, किसको लेकर? ईसा खां को लेकर। जैसे उस्ताद ईसा खां वो भी शिल्पकार थे जिनका योगदान ताजमहल के निर्माण में है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुख्य वास्तुकार कौन था। मुख्य वास्तुकार आपका उस्ताद अहमद लाहौरी है कि उस्ताद ईसा खां है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि इस ताजमहल की जो संरचना है बच्चों, ताजमहल की संरचना में आप देखेंगे कि ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और ये चबूतरा 22 फीट ऊंचा है। ये चबूतरा 22 फीट क्या है? ऊंचा है। ठीक है। इस बीच में यहाँ पर ये बना हुआ है और ये प्याले के आकार का इसकी आकृति है। सॉरी, सही से नहीं बन रहा है। यहाँ कोनों पर ये मीनारें बनी हुई हैं जो 3 मंजिला मीनारें हैं। कोने पर इसके मीनारें ऐसे बनी हुई हैं जो 3 मंजिला है। तो ये जो गुंबज है, ये गुंबज जो है बच्चों, ये गुंबज कहा जाता है उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां इस गुंबज का मुख्य शिल्पकार था। ये जो गुंबज बीच वाला बना हुआ है, इस गुंबद का निर्माण जो है किसके निर्देशन में हुआ था? उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में हुआ था। ठीक है। तो 2 योगदान है। एक तो गुंबद, जो गुंबद है उसकी संरचना का निर्माण उस्ताद ईसा खां ने किया। दूसरा काम कि जितने भी मजदूर थे, कहा जाता है कि लगभग 20,000 मजदूर इसमें लगे हुए थे। कितने मजदूर लगे थे? 20,000 मजदूर बच्चों इसमें लगे हैं। ठीक है। ये सारे मजदूर जो है किसके निर्देशन में कार्य कर रहे थे? उस्ताद ईसा खां के। यानी निर्देशन कौन कर रहा था? उस्ताद ईसा खां कर रहा था। तो मुख्य जो शिल्पकार होगा ये यही होगा, लेकिन उस्ताद अहमद लाहौरी ये योजनाकार थे जिन्होंने इसकी संरचना बनाई थी। यानी ताजमहल की संरचना यानी योजना किसने बनाई? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाई। लेकिन किसके निर्देशन में काम हुआ? तो उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में काम हुआ, जिसमें 20,000 मजदूर लगे थे। इसको बनने में कुल कितना समय लगा? 22 वर्ष समय लगा। खर्च कितना आया था? 50 लाख खर्च आया था। तो हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं होती बच्चों, लेकिन कभी कभी इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आगरा का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? तो 22 वर्षों में हुआ था। अब देखिए, कहा जाता है एक लेखक है जिनका नाम है फादर मेनरिक। एक नाम आप ध्यान दीजिएगा, फादर मेनरिक। फादर मेनरिक ने कहा है बच्चों, फादर मेनरिक का स्टेटमेंट है कि फादर मेनरिक ने कहा था कि इस ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने वेनेशिया के वास्तुकार जेरोनियो और वेरेनियो को आयोजित किया था। कहाँ के वास्तुकार? वेनेशिया के वास्तुकार। फादर मेनरिक ने कहा कि ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने वेनेशिया के वास्तुकार जेनेरियो और
वेरोनियो को आमंत्रित किया था। ठीक, जिसके कारण जो है ताजमहल के निर्माण पर माने ईरानी पद्धति का प्रभाव दिखता है। लेकिन कहा जाता है कि मनरिक के फादर मनरिक के इस स्टेटमेंट को जितने भी अन्य वास्तु माने कला के जानकार या इतिहासकार हैं, सबने इनकी बातों को क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और लोगों का ये मानना है कि नहीं, कहीं न कहीं फारस से और भारत के शिल्पकारों के द्वारा ही यहाँ की माने ये आगरा के ताजमहल का निर्माण किया गया। यह इस माने इनकी बात को मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और मूल रूप से कहा जाता है ये एक स्टेटमेंट है, इसे एज ए स्टेटमेंट आप याद रखिए कि फादर मेनरिक ने कहा था कि वेनेशिया से शिल्पकार आए थे, जबकि वेनेशिया से शिल्पकार नहीं आए थे। कहाँ से शिल्पकार आए थे उसकी बात अभी हम आपको बताते हैं कि किन किन शिल्पकारों को इसमें माने शामिल किया गया था जो मूल या मुख्य शिल्पकार थे। ठीक है, तो मुख्य शिल्पकार इसमें दो अभी शिल्पकारों के नाम हमने लिया आपके सामने कि ये दो शिल्पकार इसके निर्माण में शामिल थे। उस्ताद ईसा खां, अभी आपके सामने हमने दो नाम लिए बच्चों, उस्ताद ईसा खां का और उस्ताद अहमद लाहौरी का। तो ये दो नामों को आप अभी ध्यान में रखिए। तीसरा नाम अगर आपको याद रखना है तो वो याद रखिए किसका, आपके एक भारतीय इतिहास माने कलाकार था, शिल्पकार था, जिसका नाम जो है इसका भारतीय कलाकार का नाम था, ये दिमाग में नहीं आ रहा बच्चों अभी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखिए अभी याद आ जाएगा तो बताएंगे, अभी नहीं याद आ रहा है। एक भारतीय कलाकार है, वो उसका नाम भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण दर्जे में लिया जाता है। ठीक, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में विदेशी शिल्पकारों को और भारतीय शिल्पकारों को दोनों को शामिल किया गया था। जितने भी ताजमहल पर जो हस्तकला के काम किए गए हैं, यानी जो पच्चीकारी का काम किया गया है, पच्चीकारी माने होता खुरच कर उस पर सजाना। ठीक है, तो जो हस्तकला के काम हैं वो सारे के सारे काम बगदाद के शिल्पकारों ने किया है। यानी बगदाद के शिल्पकारों द्वारा, जो बगदाद के शिल्पकार हैं, बगदाद के शिल्पकार ताजमहल में कौन सा काम किए हैं, हस्तकला का काम, हस्तकला का काम। ठीक, और आप जानते हैं कि ताजमहल की जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो है सफ़ेद संगमरमरों पर पेट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग। पेट्रा ड्यूरा शैली आप जानते हैं कि संगमरमर के ऊपर हीरे जवाहरात का जड़ा जाना। जब हम सफ़ेद संगमरमर, और सफ़ेद संगमरमर आपके मकराना से लिया गया है, मकराना सफ़ेद संगमरमर आया है, उन्हीं संगमरमरों पर जब हम जो है हीरे जवाहरात जड़ते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, पेट्रा ड्यूरा शैली। तो पेट्रा ड्यूरा शैली ये हाथ से किया गया काम है। तो इस काम के लिए उन्होंने बगदाद से शिल्पकारों को आमंत्रित किया था बच्चों। ठीक, सफ़ेद संगमरमरों पर पेट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग किया गया है। यद्यपि पेट्रा ड्यूरा शैली का सबसे पहला उपयोग जो है आपके एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है, जो नूरजहां के द्वारा निर्मित किया गया था और जहांगीर के काल में ये बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है शाहजहां के ताजमहल में जो पत्थर उपयोग किए गए हैं उन पत्थरों पर फूल पत्तियों की खुदाई की गई है। बात समझ रहे हैं, फूल पत्तियों को उकेरा गया है उस पर, और फूल पत्तियों को बनाने के लिए शाहजहां ने बुखारा से शिल्पकारों को बुलाया था। बुखारा के शिल्पकार, बुखारा से उसने फूल पत्तियों के निर्माण के लिए, बुखारा से फूल पत्तियों की कलाकारी, बुखारा से फूल पत्तियों की कलाकारी के लिए बुलाया था। ठीक है, तो ये देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों से उसने शिल्पकारों को क्या किया, आमंत्रित किया। कहा जाता है कुस्तुनतुनिया से गुंबद निर्माण के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था, जो कौन था, ईसा खां था। ये कहाँ का था, ईसा खां कुस्तुनतुनिया का था। ये कहाँ का था बच्चों, कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया का रहने वाला था। तो कई क्षेत्रों यानी कई माने कहने का मतलब है कि शाहजहां ने अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे उनको क्या किया, आमंत्रित किया। ठीक है,
अच्छा हाँ, याद आया, कहा जाता जो भारतीय शिल्पकार थे उनका नाम था मोहनलाल। ठीक है, ये कन्नौज के रहने वाले थे बच्चों, और ये पच्चीकारी के विशेषज्ञ थे। पच्चीकारी के विशेषज्ञ कन्नौज के मोहनलाल, कन्नौज के मोहनलाल ये पच्चीकारी के विशेषज्ञ थे। तो ये शिल्पकार हैं जो इस काम में यानी आगरा के ताजमहल में क्या है, लगे थे, यानी जिन्होंने आगरा के ताजमहल के निर्माण में अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं आखिर ये बना कैसे है, इसकी संरचना कैसी है, किन संरचनाओं के आधार पर इस ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो ताजमहल के निर्माण की बात जब आती है तो कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में जिन निर्माण पद्धतियों का अनुकरण किया गया है, यह पद्धतियां हमें ताजमहल से पूर्व दो इमारतों में दिखाई देती हैं। किन किन इमारतों में? हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में बच्चों, और दूसरा इत्मादुद्दौले के मकबरों में, इत्मादुद्दौला के मकबरों में, इत्मादुद्दौला के मकबरों में। ये दो ऐसे निर्माण कार्य हैं जो ताजमहल के पूर्वगामी माने गए हैं, यानी जिन निर्माण संरचनाओं का उपयोग यहाँ पर किया गया है उसी को बृहद रूप से ताजमहल के निर्माण में क्या किया गया, अपनाया गया। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और जब ताजमहल बना तो ताजमहल की नकल कौन है? ताजमहल की नकल है रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उत दौरानी का मकबरा। रबिया उत दौरानी का मकबरा जो है बच्चों, ये आपका द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो औरंगजेब के बीबी का मकबरा है। रबिया उद दौरानी का मकबरा ये द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ताजमहल का अनुकरण किया गया है, लेकिन ताजमहल में हुमायूं के मकबरे और इत्मादुद्दौले के मकबरे का अनुकरण किया गया है। पर्सी ब्राउन ने तो यहाँ तक कहा है, पर्सी ब्राउन ने कहा है कि अकबर के मकबरे का भी क्या है, इसमें अनुकरण है। अकबर के मकबरे का भी, अकबर के मकबरे का अनुकरण है, अकबर के मकबरे का अनुकरण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर के मकबरे का अनुकरण है। ये स्पेशली पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः यही माना जाता है कि ये हुमायूं के मकबरे का अनुकरण है। लेकिन इन तीनों बिल्डिंगों के लक्षण हमें ताजमहल में दिखते हैं, यानी जिन पद्धतियों पर, जिन संरचनाओं पर ताजमहल का निर्माण हुआ है बच्चों, वह कलाकृतियां, उस तरह की संरचनाएं हमें इससे पूर्व भी दिखाई देती थी। चलिए अब हम बात करेंगे कि वास्तव में ताजमहल की संरचना है कैसी। ठीक है, ताजमहल को आप सभी ने देखा है, ठीक, ताजमहल को सबने देखा है, कहीं न कहीं आपने देखा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो अब आप लोग सभी लोग अपने दिमाग में ताजमहल की एक संरचना बना लीजिए, ताजमहल की एक संरचना बना लीजिए बच्चों, आप लोग सब लोग। ठीक है, अब हम ताजमहल बनाने चल रहे हैं। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो कैसी है ताजमहल की संरचना। ये देखो बच्चों, ये आपकी नदी यमुना नदी है, यमुना ब्रिज है, ये सॉरी ये यमुना नदी है। इस तरह से यमुना नदी ये बनी हुई है, इसी पर ये आयताकार संरचना में बना है। ताजमहल की संरचना कैसी है? आयताकार है। ताजमहल की संरचना कैसी है? आयताकार। ठीक, तो आयताकार कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। अब देखिए, ये जो दूरी है ये 1900 फीट है, और ये जो दूरी है ये 1000 फीट है।
ये 1000 फीट है बच्चों, ठीक। और ये एक चबूतरा है, ये क्या है, एक चबूतरा है, इसे कैसे बनाएंगे, ये क्या है, एक चबूतरा है। ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा कुल कितना है, ये चबूतरा जो है 20 फीट क्या है, ऊंचा है। ये चबूतरा 20 फीट क्या है, ऊंचा है, यानी 20 फुट ऊंचे चबूतरे पर इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि ताजमहल आप कभी देखे होंगे तो ताजमहल के चारों कोनों पर, ये कोना, ये कोना और ये कोना और ये कोना, यहाँ पर मीनारें बनी हैं। क्या बनी हैं, मीनारें, ठीक है, मीनारें बनी हैं। और ये मीनारें जो हैं बच्चों, ये 3 मंजिलें हैं। ये मीनारें कैसी हैं, 3 मंजिल हैं, ठीक है। कहा जाता है कि मीनारों के निर्माण में पत्थरों का जो उपयोग किया गया है उसमें एक चिकनाहट है, एक बारीकीपन है। लेकिन जब मीनारों की जो छतरी बनी है, जो मीनारों की छतरी है वह एकदम सफ़ेद संगमरमर की है। मीनारों की जो छतरी है वह एक सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए, कहते यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने जलपात्र बना हुआ है, इस तरह से सामने इस तरह से जलपात्र बना हुआ है, जल स्रोत कह सकते हैं। इस जल स्रोत में फव्वारे भी लगे हुए हैं, इनमें फव्वारा भी लगा हुआ है, ठीक। और ये पूरा ताजमहल, यहाँ बीच में ये ताजमहल बना हुआ है, ठीक। कहते हैं इस ताजमहल की जो प्रतिछाया है वह सीधे इस पानी में आपको दिखाई देती है, वह सीधे इस पानी में दिखाई देती है। और यह जो प्रतिछाया इस सीधे जल स्रोत में, यानी जो जल स्रोत में ये पानी की जो प्रतिछाया दिखती है बच्चों, ठीक है, पानी की प्रतिछाया, पानी में जो प्रतिछाया दिखती है वो किसकी दिखती है, ये जो गुंबज बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो गुंबज इस तरह से बना हुआ है, सॉरी, ये जो गुंबज इस पर बना हुआ है, यहाँ पर बीच में मकबरा बना है, इस मकबरे के ऊपर एक प्याले के नुमा एक गुंबज बना हुआ है, ठीक। ये गुंबज की प्रतिछाया इसमें दिखती है, ठीक है। और ये गुंबज कितने फीट ऊंचा है, 187 फीट। कहा जाता है 187 फीट ये गुंबज क्या है, ऊंचा है। और एकदम प्याले नुमा क्या है, आकृति है, ऐसा लगता है, ऐसा इसमें कहा गया है कि एक एग्जाम्पल इसका दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, याद नहीं आ रहा है, जैसे लगता है कि चलिए अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। तो कहा जाता है कि ये पूरी जो छाया इसमें दिखती है ये स्त्रीयत्व का प्रतीक मानी गई है। ये जो पूरी छाया इसमें दिखती है ये स्त्रीयत्व के लक्षण माने गए हैं, ठीक। दूसरी चीज, ये जलस्रोत आप देखेंगे यहाँ पर बागान लगा हुआ है, बीच में ये पानी जलस्रोत है, इसमें फव्वारे लगे हुए हैं और इस जलस्रोत में ये छाया पूरी क्या होती है, दिखती है, ठीक है। कहते हैं कि इसके ताजमहल जो बना हुआ है, ताजमहल के पश्चिम में देखेंगे तो शाहजहां का मकबरा है, और इधर देखेंगे आप बगल में तो मेहमान खाना बना हुआ है। ताजमहल के बगल में यहाँ पर मेहमान खाना बना हुआ है, मेहमान खाना बना हुआ है बच्चों। तो ताजमहल के सामने यानी देखेंगे मुगल शैली में एक बहुत अच्छी परंपरा रही है चारबाग के निर्माण की, जल स्रोतों के निर्माण की, फव्वारा के निर्माण की, बावलियों के निर्माण की, झरोखा दर्शन के निर्माण की। ये मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत ही माने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब ये बनता है इस जल स्रोत में, इस प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब का जो चित्र है, जो प्रतिबिंब बनता है जिसे चित्र कहोगे, यह स्त्री सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकता है, तो यह स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 20 नहीं बच्चों, ये 22 फुट है, ये 22 फुट ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, चारों कोनों पर मीनारें बनी हैं जिसकी चर्चा हमने किया। ये मीनारें कितनी हैं, 3 मंजिले मीनारें हैं। मीनार के ऊपर जैसे जैसे आप मीनारें ऊपर जाती हैं, मीनारें पतली होती जाती हैं। मीनारों के ऊपर छत बनी है, छत जो है प्योर संगमरमर की बनी है। छत किसकी बनी है, प्योर संगमरमर की बनी बच्चों। कहा जाता है कि जो बीच का गुंबद है, यह गुंबद कितना ऊंचा है, 187 फीट ऊंचा है ये गुंबद। और गुंबद के आकार को देखकर कहा जाता है कि यह गुंबद
पर्सी ब्राउन कहता है कि इस गुंबद का निर्माण शाहजहां ने इस उद्देश्य से किया था कि इसे चाहे दिन में देखिए, चाहे सुबह देखिए, चाहे दोपहर देखिए, चाहे रात को देखिए, इसकी सुंदरता में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है स्थापत्य कला का कि जिसको जिस पहर देखिए उस पहर ये सुंदर लगता है। भोर में देखिए तो भोर में भी सुंदर लगेगा। कहा जाता है कि भोर में सूर्य का प्रकाश इस पे चमकता है तो 12 बजे दिन में सीधे इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और जो संगमरमर लगाए गए उनसे रिफ्लेक्शन होता है। उनसे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। कहा जाता है कि अगर पूरे मकबरे को आप देख डालेंगे तो मकबरे का जो ऊपर का जो ताजमहल के ऊपर का जो भाग है वो पूरी तरह से फारसी शैली में बना हुआ है और जो ताजमहल का निचला भाग है माने चबूतरा वह पूरी तरह से हिंदू शैली में बना हुआ है। बच्चों वो पूरी तरह से किस शैली में है? हिंदू शैली में बना हुआ है। कहते हैं कि ताजमहल में सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। ठीक, सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ। इस संगमरमर पर पेट्राड्यूरा का उपयोग हुआ है। पेट्राड्यूरा का उपयोग हुआ है। पेट्राड्यूरा माने जो संगमरमर के सफेद पत्थर हैं इनको क्या किया गया है? इस पर सोने जवाहरात यानी धातुओं को जड़ा गया है। सोने जवाहरात जड़े गए इन पत्थरों पर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और है ट्यूडर शैली। ट्यूडर शैली क्या होती बच्चों? ट्यूडर शैली होती है कि जब हम संगमरमर को वर्गाकार आकृति में लगाएं, यानी अगर हम संगमरमर को वर्गाकार आकृति में करके लगाते हैं तो इसे हम ट्यूडर शैली कहते हैं। वर्गाकार आकृति में जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इसे ट्यूडर शैली कहा जाता है। ठीक, इस संगमरमर की जो सबसे खास बात है वह माने आगरा के ताजमहल की जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। संगमरमरों पर जवाहरात जड़े गए हैं। कहा जाता है कि इन जवाहरात जो सफ़ेद संगमरमर का उपयोग गुंबजों में किया गया है, मीनारों में किया गया है, वह अंधेरी रात में भी ऐसा लगता है कि कुछ सफ़ेद विमान की तरह जो है वो आसमान में दिख रहा हो। एक अलग तरह का प्रतिबिंब ये पैदा करता है। ठीक है, बाकी जो सारी योजनाएं हैं वो उसी तरह की हैं जैसे इसके पहले दिखाई देती हैं। ये जलस्रोत का बनना, ये इसमें प्रतिबिंब का बनना, ये पहले की कलाओं में हुमायूं के मकबरे में भी दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ नया नहीं है, लेकिन पच्चीकारी की पद्धति, पेट्राड्यूरा शैली या ट्यूडर शैली या सफ़ेद संगमरमरों में जो सुंदरता लाने का जो प्रयास किया गया है वो अपने आप में एक अप्रतिम उदाहरण दिखाई देता है। ठीक है, मीनारों का उपयोग, चारों कोनों पर मीनारों का उपयोग भी अपने आप में एक अप्रतिम कला है। कहा जाता है कि ये जो जलस्रोत बने हैं, इस जलस्रोत में कहा जाता है इसमें जाने के दोनों रास्ते हैं, स्थल भाग से भी और जल भाग से भी एंट्री करने के रास्ते बने हैं। आगरा के ताजमहल में जहां ये मकबरा है यहां पर एक पानी का स्रोत है जो लगातार गिरता रहता है, लेकिन इस पानी के स्रोत की जानकारी नहीं हो पाती कि ये पानी आता कहां से है। ठीक है, तो ये बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है। और सबसे बड़ी खास बात देखेंगे कि ताजमहल के अंदर की जो सुंदरता है वही सुंदरता ताजमहल के बाहर है। इस तरह की व्यवस्था आपको अन्य स्थापत्य कला में नहीं दिखती है। जैसे सामान्यतः आप देखिए तो लोग घरों के अंदर, भवनों के अंदर सजावट का ज़्यादा उपयोग करते हैं, बाहर सजावट का उपयोग उतना नहीं होता है। स्थापत्य कला में भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि अंदर सजावट ज़्यादा होगी, बाहर सजावट नहीं होती है, लेकिन ताजमहल में ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। वहाँ अंदर और बाहर दोनों जगह पे, दोनों स्थानों पे सजावट का एक समान उपयोग किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ताजमहल में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ताजमहल की ये तो हमने बनावट की बात किया, इसकी संरचना की बात किया ताजमहल की। ठीक, अब हम बात करेंगे ताजमहल। क्या ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने जो किया, भाई 50 लाख का व्यय हुआ, 22 वर्ष लग गए इसको बनने में, एक लंबा मजदूर वर्कर भी इसमें लगा रहा 20,000 की संख्या में। इतना बड़ा धन, इतने बड़े धन का व्यय, जबकि माना जाता है कि बादशाह अकबर के बाद धीरे धीरे मुगल सत्ता कहीं न कहीं कमजोरी की तरफ जा रही थी। क्या ऐसी परिस्थिति में शाहजहां के समय इस ताजमहल का निर्माण उचित था या नहीं था? जैसे कहा जाता है कि शाहजहां स्थापत्य कला का या कला का बहुत बड़ा प्रेमी था
और शाहजहां के काल को ही हम स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी मानते हैं। और शाहजहां ने ही सबसे पहले अपने समय पीडब्ल्यूडी विभाग जो फिरोज तुगलक ने किया था सल्तनत काल में, कहा जाता है बच्चों मुगल काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे आप पीडब्ल्यूडी विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना किसने किया? शाहजहां ने किया। सल्तनत काल में किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। आधुनिक भारत में किसने किया? डलहौजी ने किया। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो बादशाह है वो कला में रुचि लेता है, और इसीलिए आप देखें तो शाहजहां के समय बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। जैसे हमने तो अभी सिर्फ एक का उदाहरण आपके सामने रखा जो वास्तव में चर्चित है, लेकिन ऐसा नहीं था कि शाहजहां के समय सिर्फ यही बना। शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला विकसित हुई उसे दो भागों में बांटकर देख सकते हैं आप, एक दिल्ली, दूसरा आगरा। आगरा में अगर आप देखेंगे तो ताजमहल तो आप में दिखाई देता ही है। ताजमहल के बगल 1 मील दूरी पर आगरा का किला अकबर ने बनाया था। कहा जाता है कि अकबर ने उस आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण किया था, लेकिन उस दीवाने आम में संगमरमर लगवाने का काम जो है किसने किया? शाहजहां ने किया। ठीक है। कहा जाता है कि आगरा में जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, इन दोनों का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। कहा जाता है कि आगरा में बच्चों मोती मस्जिद का निर्माण, जो आगरा, ये इंपॉर्टेंट है, आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहां बनाता है, और लाल किले में मोती मस्जिद कौन बनाता है? औरंगजेब बनाता है। लाहौर में मोती मस्जिद कौन बनाता है? जहांगीर बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है। जैसे लाल किला किसने बनाया? और लाल किला बनाया शाहजहां ने, लेकिन उस किले के अंदर मोती मस्जिद बनाया किसने? औरंगजेब ने। आगरा का किला किसने बनाया? अकबर ने। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। आगरा के किले के अंदर मुसम्मन बुर्ज किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। मेरी बात सुनाई दे रही नहीं आप लोगों को? देखिए बच्चों, अभी हमने जो बोला वो आपको समझ में आया? लिख दूं मैं? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही बच्चों? ये क्लियर याद हो जाएगा? आप लोग याद कर लोगे ना? इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा लिख दें? चलो अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं इसकी तुलना करता हूं वर्तमान से। आगरा के ताजमहल को वर्तमान संदर्भ में अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीजें और देख ले। देखो, शाहजहां के समय की स्थापत्य कला, शाहजहां के समय का स्थापत्य, तो इसे दो भागों में बांट लो। एक आगरा, तो आगरा में देखो, आगरा में हमने बताया मुसम्मन बुर्ज बच्चों, ये 6 मंजिले है, ये 6 मंजिल का है। इसे शाहजहां ने बनवाया था किस लिए? ताजमहल का दीदार करने के लिए, उसे देखने के लिए, निहारने के लिए। ठीक, तो ये कहीं न कहीं ये भी प्रेम का ही प्रतिबिंब था, ये भी प्रेम का ही प्रतीक है बच्चों, मुसम्मन बुर्ज। इसके साथ साथ आपका ताजमहल हमने पढ़ाई दी आपको, ताजमहल बनाया था इसने। और इसके बाद जो है जामी मस्जिद, आगरा की जामी मस्जिद, इसके बाद आगरा की नगीना मस्जिद, और आपके आगरा के किले में देखेंगे दीवाने आम बना हुआ है, जिस पर इन्होंने क्या किया था? संगमरमर लगवाया था। ठीक है, तो वहां पर संगमरमर लगवाने का काम मैंने इन्होंने किया, तो उसको जाने दीजिए। ठीक, यहां पर लिखिए मोती मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा निर्माण कार्य किया गया। कहां पर? आगरा में। ठीक है,
अब देखिए बात आती है मोती मस्जिद की, तो थोड़ा सा इसे क्लेरिफाई कर लीजिए। मोती मस्जिद तीन है बच्चों। एक मोती मस्जिद है लाहौर में, एक मोती मस्जिद लाहौर में है जिसे बनाया किसने? जहांगीर ने। किसने बनाया? जहांगीर ने। आगरा में किसने बनाया? आगरा में शाहजहां ने बनाया। यहाँ पर हमने लिखा है, यह लाल आगरा के किले के अंदर है मोती मस्जिद। मोदी नहीं, मोती, सॉरी, ठीक। आगरा में शाहजहां ने बनाया। और लाल किला दिल्ली, लाल किला दिल्ली में किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसने बनाया? औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने, ठीक। तो ये आपका ये मोती मस्जिद हो गई। अब जरा दिल्ली देखिए, दिल्ली में कौन कौन से निर्माण किया शाहजहां ने, उसको दूसरे मैप पे देखिए। अब देखो दिल्ली में इन्होंने क्या क्या बनाया, दिल्ली में शाहजहां ने क्या क्या निर्माण किया। तो दिल्ली में सबसे फेमस है आपका, इन्होंने एक नगर बनाया था जिसे कहते हैं शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद नामक इन्होंने एक नगर बनाया, ठीक है, शाहजहानाबाद नगर बनाया। नंबर 2 लाल किला, लाल किला बनाया। नंबर 3 जामा मस्जिद। आप लोग अगर दिल्ली गए होंगे बच्चों, तो लाल किला के सामने यहाँ पर देखेंगे चांदनी चौक है, मेन सड़क है, और मेन सड़क के उस पार आप देखोगे तो आपको जो है दिखेगा क्या? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की मीनारें बड़ी फेमस है, ये लाल पत्थर से बना हुआ है पूरी तरह। लाल किला भी पूरी तरह लाल पत्थर से ही बना हुआ है, ठीक। इसके बाद यहीं पर आपका लाल किले में ही नौबस्ता महल है, नौबस्ता महल, लाल किले में नौबस्ता महल है। इसी लाल किले में आपका रंग महल है, रंग महल है। ये सारे निर्माण कार्य कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे निर्माण आपके दिल्ली में हुए हैं। आगरा के देखिए लाल किले के अंदर भी दीवाने आम दीवाने खास बना हुआ है, वह दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो वह दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक, दीवाने आम दीवाने खास। ठीक है, दोनों बिल्डिंगों को आप लिख सकते हैं। तो ये रहा शाहजहां के समय, ठीक। अब देखिए, अब हम बात आती है थोड़ा सा ताजमहल को लेकर, ठीक। हालांकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या वास्तव में ताजमहल का निर्माण एक अपव्यय है, यानी कई पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में ताजमहल की उपयोगिता अगर पे चर्चा करना हो, ताजमहल की उपयोगिता, ताजमहल की वर्तमान उपयोगिता, तो इसे कैसे देखेंगे आप? पहले आप इसकी देखेंगे सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता। देखो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सामाजिक उपयोगिता इसकी कैसे देखेंगे, इसकी आर्थिक उपयोगिता कैसे देखेंगे, आर्थिक उपयोगिता, आर्थिक उपयोगिता, ठीक है। विदेश नीति के संदर्भ में, विदेश नीति के संदर्भ में,
और कलात्मक उपयोगिता, कलात्मक उपयोगिता, ठीक है, और कलात्मक उपयोगिता। चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, ठीक, चूंकि टाइम ओवर हो रहा है और अभी जहांगीर के बारे में भी बात करना है तो हम इंडिकेशन दे रहे हैं मेंस को कैसे समझा जाता है, ठीक। अब देखो सामाजिक उपयोगिता अगर इसको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये प्रेम का प्रतीक बन चुका है, प्रेम का प्रतीक बन चुका है ये, तो प्रेम का प्रतीक बना है तो कहीं न कहीं ये समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है, ये सामाजिक निर्माण प्रक्रिया में योगदान दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को भी ये कमज़ोर कर रहा है, जो सांप्रदायिक विचारधारा है उसे भी क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, सांप्रदायिक विचारधारा को भी ये क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग आता है, यहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ भारतीय समाज का हर वर्ग यहाँ पर दिखाई देता है। तो आज के दिन में या आज के वर्तमान समय में यह सिर्फ इस्लामिक प्रतीक या प्रतिबिंब नहीं रह गया है, यह एक भारत की कला का प्रतिबिंब है, न कि मुस्लिम कला का प्रतिबिंब है। तो कहीं न कहीं समस्त भारतीय समाज इस ताजमहल के कला को निहारने के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं उपस्थित होता है। तो यह जो है एक तरफ सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दे रहा है, यानी प्रेम का प्रतीक बन के समाज का निर्माण कर रहा है, दो लोगों को जोड़ने में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो वहीं सांप्रदायिक विचारधारा को भी कमजोर कर रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान सभी संप्रदाय और जातियों को लोग यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, सभी लोग एक साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये इसकी सामाजिक उपयोगिता हमको दिखाई देती है, ठीक। अगर आर्थिक उपयोगिता की बात करें तो आज यह भारत का सबसे बड़ा पर्यटन प्लेस है, भारत का सबसे बड़ा पर्यटन प्लेस है। आपके कुल जीडीपी का 12% कहीं न कहीं पर्यटन क्षेत्र से आता है, उद्योगों में दूसरे नंबर पर इसका गणना की जाती है, ठीक। तो पर्यटन आपके आय का एक बहुत बड़ा जरिया है और उन पर्यटनों में सबसे बड़ा पर्यटन कौन है, आगरा है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आर्थिक उपादेयता भी इसकी दिखाई देती है। दूसरा कहा जाता है कि यहाँ पर ताजमहल में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रोजगार भी लोगों को मिला है और इससे एक विदेशी इनकम भी होता है। और विदेशी इनकम जब आपका होता है, यानी विदेशी मुद्रा जब भारत आती है पर्यटकों के माध्यम से, तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, इंक्रीज होता है। और विदेशी मुद्रा भंडार जब आपका बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंडियन इकोनॉमी की जो कैपेसिटी होती, जो पावर होती है, वो इंक्रीज करती है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो विश्व से जो ऋण आपको मिलता है वो सस्ते दर पर मिलता है। आपके यहाँ एफडीआई बढ़ती है, विदेशी माने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है, जिससे रोजगार की संख्या में वृद्धि होती है, गरीबी क्या होती है, घटती है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट आप यहाँ से जोड़कर निकाल सकते हैं, ठीक। ये अगर पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं आपको लाभ पहुंचा रहा है, आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है, तो एक तरह से आप देखिए तो ये एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति आपको दिखाई देगी, यानी विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतियों की विशेषता से जुड़े हुए लोग इस आगरा के ताजमहल में आपको दिखाई देते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आपको यहाँ पर दिखेगा, एक ऐसी संस्कृति के लक्षण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जहाँ विश्व की प्रत्येक संस्कृतियाँ प्रतिबिंबित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये विदेश माने अर्थव्यवस्था के दृष्टि से आप देख सकते हैं। विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जितने भी आपके विदेशी होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या विदेशी डेलीगेशन होता है, वो जरूर कहीं न कहीं इस आगरा के ताजमहल पर आता है, यहाँ पर वो कहीं न कहीं जरूर अपना दौरा करता है। तो ये कहीं न कहीं एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, हमारे भारत की तरफ से विदेशियों को आकर्षित करने का केंद्र भी बना है। और दूसरी जो चीज है, कहीं न कहीं हमारे संबंधों को मजबूत करने में भी इसका एक योगदान है, हमारे संबंधों को भी मजबूत करने में एक योगदान इसका माना जाता है। तो ये विदेशी नीति को भी कहीं न कहीं ये जस्टिफाई करता है। कलात्मक उपयोगिता के दृश्य से देखें तो दुनिया के सामने कला और तकनीक के क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में ये विराजमान है। कला तकनीक का एक बेहतर उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक। और इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार जो है इसका संरक्षण करने का प्रयास कर रही है ताकि आने वाले समय में यह पर्यटन का एक मुख्य केंद्र भारत की तरफ से क्या रहे, बना रहे, ठीक। क्योंकि
बीच में आप देखें तो पर्यावरण का इफेक्ट भी इस पे दिख रहा था, ये चर्चा में था पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अम्ल वर्षा से इसके संगमरमर के जो पत्थर हैं उन पे दाग पड़ रहे थे, नुकसान हो रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बगल में जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रियों के द्वारा इन्वायरमेंट में SO2 और NO2 की मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। तो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आगरा के ताजमहल पर पड़ रहा था, तो भारत सरकार ने उससे भी इसे बचाने की कोशिश किया है, इसके संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, अभी हमने आपको केवल इंडिकेट किया है, इसे और भी इसके तार को एक लंबा खींचा जा सकता है। अभी हमने सिर्फ आपको इंडिकेशन दिया है, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज जो डिस्कशन किया बच्चों वो आपके शाहजहां के समय की इमारत के बारे में बात किया। अच्छा, इससे पहले हमने जहांगीर को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जहांगीर थे, जहांगीर के समय दो बिल्डिंगों को आप ध्यान रखिएगा, लिखेंगे नहीं चूंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जहांगीर के समय एक अकबर का मकबरा बना बच्चों सिकंदराबाद में। कहाँ बना? सिकंदराबाद में। अकबर के मकबरे की सबसे जो खास बात है, देखिए शाहजहां के समय चीज़ें आपने देखा, जहांगीर के समय की क्या क्या चीज़ें हैं। जहांगीर के समय दो बिल्डिंगों को आप ले लीजिए, एक अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये कहाँ है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, इसे बहिस्ताबाद भी कहते हैं इसे हम बहिस्ताबाद भी कहते हैं, इसे बच्चों बहिस्ताबाद भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो अकबर का मकबरा है इसका निर्माण अकबर ने स्वयं शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा किया किसने? जहांगीर ने। और इसके साथ साथ दूसरा जो है आपका एतमादुद्दौला का मकबरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा है जो कहाँ पर है? आगरा में आगरा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेट्रा ड्यूरा शैली का सबसे बेहतर प्रयोग सबसे पहले इसी में हुआ, यानी सफ़ेद संगमरमरों पर पेट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग सबसे पहले इसी एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ, जो नूरजहां के क्या थे? पिता थे। नूरजहां पत्नी थी किसकी? जहांगीर की। ठीक है, कहा जाता है इसमें सफ़ेद संगमरमरों पर पेट्रा ड्यूरा शैली का सबसे बेहतर उपयोग किया गया है। इस पे ईरानी शैली का प्रभाव दिखता है। इसके निर्माण में लाल पत्थरों का भी उपयोग किया गया है और उस पर पेट्रा ड्यूरा यानी हीरे जवाहरात जड़े गए हैं, जो संगमरमर है उसी को पेट्रा ड्यूरा शैली कहते हैं। ठीक है, अकबर के मकबरे की जहाँ तक बात है तो अकबर का मकबरा अकबर ने शुरू किया था, पूरा किया जहांगीर ने। अकबर के मकबरे की जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो पिरामिड के आकार का है, गुंबद विहीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है किस मकबरे में गुंबद नहीं है? गुंबद मतलब होता ऊपर जो प्याले के आकार का बनता है जैसे प्याज की तरह, वह इसमें दिखाई नहीं देता। और अकबर चूंकि एक सहिष्णु शासक था, वह हर धर्म को समान महत्व देता था, तो जैसी विचारधारा वैसा ही उसकी स्थापत्य कला पे प्रभाव भी दिखता है। अकबर के मकबरे में कहा जाता है कि हिंदू शैली, ईसाई शैली, बौद्ध शैली, चीनी कला, इसको खामेर कला कहते हैं, चीन की कला, खामेर कला उसे कहा जाता है, उसका प्रभाव भी दिखता है अकबर के मकबरे में। तो अकबर का मकबरा टोटल 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। उसमें 4 मीनारें हैं, लेकिन गुंबद का उपयोग अकबर के मकबरे में दिखाई नहीं देता। तो ये 2 बिल्डिंगें जहांगीर के समय बनी हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और भी है, जैसे लाहौर में स्वयं जहांगीर का मकबरा हो गया। इनकी पत्नी इनकी पत्नी क्या नाम था? नूरजहां का मकबरा, और दूसरा इनकी प्रेमिका अनारकली का मकबरा। तो तीनों मकबरे आपके लाहौर में बने हैं। कहा जाता है अनारकली का मकबरा जो है उसका उल्लेख सिर्फ विलियम फिच करता है। कहा जाता है अनारकली और सलीम की मोहब्बत बहुत ही पवित्र थी बच्चों, लेकिन मुगलिया सल्तनत के किसी भी साहित्य में इस प्रेम का उल्लेख दिखाई नहीं देता, जिससे ये लगता है कि कहीं न कहीं उस समय भी ये असामाजिक परंपराएं मानी जाती थी, इसलिए इनका उल्लेख दिखाई नहीं देता। जिस तरह आपके अशोक और
कौरवकी के प्रेम का उल्लेख सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति में दिखता है, उसी तरह जहांगीर और सलीम की मोहब्बत जहांगीर और अनारकली की मोहब्बत का उल्लेख जो है एकमात्र विदेशी यात्री विलियम फिच करता है। कहा जाता है विलियम फिच ने जब अनारकली के मकबरे को देखा लाहौर में, तो उस पर लिखा था, किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था कि या खुदा एक बार मेरी प्रेयसी का और दीदार हो जाता तो मैं ताउम्र आपका क्या होता, शुक्रगुजार होता। तो एक माने जहांगीर इतनी हृदयता से इस बात को वहां पर लिखा हुआ है कि या खुदा एक बार और दीदार हो जाता तो कयामत के दिन तक तुम्हारा शुक्रगुजार मैं करता। तो ये दिखाता है कि नहीं, दोनों में एक असीम प्रेम था। और बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं की गई हैं जहांगीर और अनारकली को लेकर के सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा चिनवा दिया या इनको देश निकाला दे दिया, चूंकि नित्यांगना थी अनारकली। लेकिन अनारकली और जहांगीर का प्रेम एक पवित्र प्रेम माना जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनका प्रेम आने वाले समय में फिर बदलता रहा। नूरजहां से भी इन्होंने प्रेम कर लिया, चूंकि नूरजहां एक विडो थी, विधवा थी, ठीक है। और आगे चलकर इनका प्रेम नूरजहां से हो गया, जिससे इन्होंने विवाह भी किया बाद में आगे चलकर। तो ये कला थी बच्चों, ठीक है, शाहजहां की, और जिसको हमने आपको बताने की कोशिश किया। और एक सूचना मैं आपको दे दूं, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अब ये क्लासें जो होगी 12 बजे वो अल्टरनेट होगी, गैपिंग देके होंगी, ठीक है। और कल में भी आपकी क्लास ये 12 बजे वाली क्लास नहीं रहेगी बच्चों, 12 PM की क्लास, और शाम की क्लास आपकी कंटिन्यू लगातार रहेगी, ठीक। और ये जब जब क्लासें होंगी इसका शेड्यूल हम आपको बता देंगे, ठीक, इसका शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्लस पे क्लासें वहाँ बढ़ रही हमारी जो है, तो यहाँ पर जो है आपकी एक क्लास इवनिंग की जो, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, जो इवनिंग की क्लास 8 बजे रहती थी वो अब 7 बजे होगी, ठीक है। आज से नहीं, कल से, ठीक बच्चों, कल से वो क्लास 7 बजे होगी, ठीक है। हाँ, 7 से 8 इवनिंग की क्लास रहेगी और ये दोपहर की क्लास अल्टरनेट होगी, ठीक है बच्चों। बाकी आपकी 10 तारीख से हमने आपको बता ही दिया है कि 10 तारीख से हमारी प्लस कोर्स पे स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अगर पढ़ना है तो वहाँ पर बच्चों आप इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा हमने बताया है SKY लाइव है, ये हमारा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो 10% आपको छूट दी जाएगी, ठीक है, ठीक। ये आपके मेंस का कोर्स है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आंसर राइटिंग और, ठीक, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ठीक। तो चलिए आज आपकी क्लास यहाँ पर रोकते हैं बच्चों।